कल वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया और बजट का पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर रहा और किसानों पर भी, और इसके साथ साथ देश में ग्रोथ बढ़ाने पर भी। आइए इस बजट पर प्रतिक्रिया लेने के लिए रुचि सोया के प्रमोटर, पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु स्वामी रामदेव में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका आभार, आपने वक्त निकाला जी बिजनेस के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए समय दिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जी बहुत प्रणाम अनिल भाई आपको, और किसी भी बिजनेस चैनल को पता नहीं क्या बात है, आप सबसे पहले आप ही मुझे पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। ये तो आपका और आपका खाली स्नेह है। बजट के ऊपर ही नहीं, एडिबल ऑयल के ऊपर भी जो अभी बात हो रही थी, आने वाले 7 सालों के अंदर भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, उस बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं स्वामी जी। सबसे पहली बात यह कि बजट में वित्त मंत्री ने ये कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए कृषि कानूनों के बाद एमएसपी खत्म हो जाए। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी एक ये बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप, क्या ये क्लेरिफिकेशन, ये जो स्पष्टीकरण आ चुका है वित्त मंत्री जी की तरफ से, ये काफ़ी है और अब इस पर विवाद थमना चाहिए? 1.5 गुना एमएसपी सरकार ने दिया है, खाली कहा ही नहीं है। और अभी तक भारत की जितनी सरकारें रही हैं सेंटर में, सबसे ज़्यादा एमएसपी देने वाली मोदी सरकार है। दूसरी बात यह है कि पहला भारत का प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के लिए एक विजन रखा है कि मैं किसानों की आय को डबल करना चाहता हूं। अब किसानों की आय को डबल करने के जो उपाय हैं, एडिबल ऑयल के अंदर जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए ऑयल पाम मिशन से लेकर के सरसों से लेकर के, सोयाबीन से लेकर के, सूरजमुखी से लेकर के, जितने भी फसलें हमारे यहाँ पर जो सोयाबीन की फैक्ट्रियां लगी थी, लगभग बंद हो चुकी थी, और उसमें सबसे बड़ी रुचि सोया तो दिवालिया होने के कागार पर पहुंच चुकी थी, और वहीं एनपीए कंपनी को हमने खरीद करके दोबारा से उसको खड़ा किया। ऐसी सूरजमुखी की जितनी भी फैक्ट्रियां थी हिंदुस्तान में, लगभग बंद होने के कागार पर पड़ी हुई थी। अब मुझे लगता है उनमें दोबारा से जान आ जाएगी। और पाम ऑयल की तो कंडीशन यह है कि वो तो हम उसमें 70-80% विदेशों पर ही डिपेंडेंसी थी हमारी। अब उस ऑयल पाम मिशन के लॉन्च होने के बाद में, क्योंकि 5 साल बाद में उसका पूरा फ्रूट आता है, 3 साल में उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, यानी लगातार प्रयास रहेगा तो 5 से 7 सालों में हमें एक बूंद भी पाम ऑयल बाहर से न लाना पड़े, उस तरह के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी एक पूरी संकल्पना है और एक मिशन है। और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो आज ये मिशन शुरू होगा तो 5 से 7 साल के अंदर भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया से एक भी बूंद पाम ऑयल की नहीं लानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ा कोई इसमें कोई भागीदारी कोई निभाने वाला है तो पतंजलि रुचि सोया होगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि 2 लाख करोड़ पे अभी जा रहा, आने वाले 5-7 सालों में 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होने की संभावना थी। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो किसानों को एमएसपी 1.5 गुना देने से लेकर के, ऑयल पाम से लेकर के, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी को लेकर के, डेयरी उद्योग को लेकर के, और किसानों को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के, ड्रिप इरिगेशन से लेकर के, किसानों को वैल्यू जो है एडिशन जो भी फूड के अंदर हो सकती है उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से लेकर के, सरकार ने इतने कदम उठाए हैं। मैं एक खुद कृषक पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, उसके बाद मैं योगी और कर्मयोगी तो अपने कर्म से हूँ। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितने इनिशिएटिव लिए हैं, रिफॉर्म एक अलग बात है, एक कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उतने आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं उठाए। इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं, वो मेरे मित्र हैं, इसलिए कि वो किसान हितैषी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। स्वामी जी, एक बात और है। इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया है और इससे कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, और समझा ये जा रहा है कि 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए सरकार इससे जुटाएगी। अब कृषि के मामले में आपसे ज़्यादा जानकार कौन है, ये बताएं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाने की ज़रूरत है, ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहली बात होती है कि जो उनकी फसलें होती हैं, एक तो ऐसे अनाज हो गए जिनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी होती है, गेहूँ है, चना है, धान है, दालें हैं, सारी चीज़ें।
दूसरी है साग सब्जियां। साग सब्जियों में इस देश में 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक के जो डेटा है वो ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो एक तो कोल्ड स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है। आलू से लेकर के अलग-अलग प्रकार की शाक सब्जियों से लेकर के जो है जिससे कि किसानों की शाक सब्जियां और सेब है, पपीता है, केला है, तमाम तरह के जो फल फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, तो ये खराब ना हो। तो एक तो पूरी जो कोल्ड चेन बोलते हैं उसको पूरे देश में खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस वो एग्रीकल्चर में एग्रेसिवली काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? एक दुनिया देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया, और भारत में तो फूड पार्क की परंपरा और संस्कृति पतंजलि ने स्थापित की। ये लो प्रॉफिट वाला काम है। तो सरकार जब इस काम को करेगी, इसमें रियायत देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि डेवलप करेगी, तो फिर इसको चलाने के लिए पीपीपी मोड पर भी चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि लागत लोग नहीं लगा सकते, तो एक तो ये कोल्ड चेन से लेकर के और बाकी जो अनाज सड़ जाते हैं लोगों के, उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लोग उनको रख रखाव नहीं कर रख पाते, तो ये एक पहला कदम है। दूसरा कदम है एग्रीकल्चर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कि 100-150 किलोमीटर तक की जो साग सब्जियां फल वो मंडियों तक ठीक से पहुंच पाएं। तो उसके लिए मंडियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की बात है। अब आजकल तो ई मंडी की भी शुरुआत हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और उनके 50,000 से 1 लाख करोड़ तो उनका सालाना यही बच जाएगा। बाकी इसके अलावा किसानों की ट्रेनिंग के लिए और ज़्यादा किस तरह से सेंटर्स को डेवलप किया जा सके। किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली खेती नहीं आती है, पशुपालन से संबंधित जो कार्य हैं, खास करके हमारी जो गायें हैं, आज 25 से 50 किलो दूध देने वाले देसी नस्ल के, चलो नंदी सब जगह ना मिल पाए तो उसके जो है इंजेक्शन जो है वो पहुंच जाएंगे किसानों तक। तो उसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में कोई गाय आज से वो 5 किलो दूध दे रही है, 10-20 किलो दे रही है, विदेशी नस्ल का नहीं, देसी नस्ल के गाय के जो है सीमेन, जो नंदी है, देसी जितने भी गाय हैं देसी नस्ल के ही उनको सीमेन लगे, और उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। तो गायों की क्वालिटी सुधर जाएगी। भैंसों में जो 20-25 किलो दूध देने वाली भैंसें हैं, मुर्रा आदि और तमाम तरह की जो नस्लें हैं, तो ऐसी गाय भैंसों से लेकर के भेड़ बकरियों से लेकर के पशुपालन से संबंधित भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और उसमें भी चलो भैंसों का तो फिर भी अच्छा डेवलप हो गया, गायों वाला जो है इसमें सारी जो देसी नस्ल भी खराब होगी हमारी, और इस समय देश का करीब 19 करोड़ गोवंश, और इसमें भी गायें ही पैदा हो 99%, उस तरह का भी पूरा जो है साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा क्रिएट करने की ज़रूरत है। तीसरा, ये जो अनिल भाई आज किसानों को अपने आमदनी डबल करने में 3 ही चीज़ें बड़ी मदद कर सकती है। एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, दूसरा पशुपालन, और तीसरा जो है ट्रेडिशनल तरीके से हट करके एक जो है बायोडाइवर्सिटी में किसानों को ले जाए और उनको वैल्यू मिलने वाली जो है ऐसी फसलें, ऐसे अनाज, ऐसी शाक सब्जियां, फल लगाए हों। तो इस दिशा में सरकार काम करेगी मुझे लगता है, क्योंकि सरकार के काम करने के जो तौर तरीके होते हैं, ढर्रे होते हैं बड़े, मतलब उसमें नियम कायदे कानून बनाना और उसको क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूशन, वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो यदि इस तरह से काम हुआ तो निश्चित रूप से किसानों की आय 2 गुनी होगी, और जो समझदार होंगे वो तो 4-5 गुनी भी कर सकते हैं अनिल भाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा ढंग से काम करें तो किसानों की आमदनी और आय बढ़ने की पूरी संभावना, इस और सरकार काम कर रही है, स्वामी जी का कहना है। स्वामी जी, एक और बात जो आपके लिए रुचि सोया से रिलेटेड है वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बजट में अब जो प्रोविजंस आए, थोड़ा ड्यूटी घटी है, थोड़ा सेस बढ़ा है,
क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट करने पर, जो भी क्रूड पाम ऑयल हम बाहर से मंगवा रहे हैं उस पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ गई है। तो क्या अब रुचि सोया को या पतंजलि को भी आपको अपने कुछ प्रोडक्ट के साबुन वगैरह के इनके दाम बढ़ाने पड़ेंगे? ये काफी गंभीर विषय है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, जी। जो भी सरकार कदम उठाएगी देश हित के लिए, हम तो उसमें साथ में हैं। हम्म। और मैं तो चाहता हूं कि 1% भी हमको बाहर से, इतना बड़ा देश है, अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग हमारे देश में वातावरण है, हम कोई भी चीज बाहर से मंगाते क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता। खाली ये पाम ऑयल की बात नहीं है, सनफ्लावर और सोयाबीन की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो ऑयल हैं, जो गैस हैं, जो कोयला है, अन्य अन्य पदार्थ, अन्य जो मिनरल्स हैं, और आज तो देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की, हमारे देश में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग मशीनें हैं, सब कुछ हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना सकते। सरकार को जैसे एक आयुष मंत्रालय बनाया, ऐसे ही एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि एक मंत्रालय का काम नहीं है, एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिए, एक ऐसा मंत्री होना चाहिए, और वो साइंटिस्ट होना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। उसको ले जाना हो तो राज्यसभा में लेके चले जाए आदरणीय मोदी जी। साइंटिस्ट होना चाहिए एक मंत्री, जो पूरे देश के अंदर इस तरह का, कि जो भी चीजें हम विदेशों से मंगा रहे हैं वो सारी की सारी भारत में कैसे बन सकती है, और उसमें गवर्नमेंट क्या मदद करके इस उसका जो प्राइजिंग है उनकी, वो इतनी रहे कि जो आज तक हम विदेशों से मंगा रहे थे उससे भी सस्ते हम उपलब्ध करा सके, और उनसे बेहतर उपलब्ध करा सके। तो सारी चीजों में ही भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक आत्मनिर्भर भारत में मंत्रालय भी होना चाहिए। उसका अच्छा। नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए फिर सारे मंत्रालयों के साथ में कि एक पूरी टीम हो गई। वो उस मंत्री का संबंध जो है वो उसको चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाना है। वो मंत्री जो है पूरे अलग अलग मंत्रालयों को क्या क्या डेवलप करना है इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के आने वाले, क्योंकि आने वाले 10-15 साल तक मोदी जी या मोदी जी के जो भी जो इस सरकार के अंदर वरिष्ठ लोग हैं, मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता कि आने वाले 10-15 सालों तक प्रधानमंत्री कौन रहेगा। ये पक्का है कि आने वाले 10-15 सालों तक हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। अब उसमें जो भी मंत्री रहेगा, आने वाले 10-15-20 सालों तक चाइना की तरह हमने काम किया तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान को बना सकते हैं। हमें एक सुई से लेके, हवाई जहाज से लेकर के, और राफेल से लेकर के, जो विदेश से हमें मंगाना पड़ा, अभी ये भारत में भी बन रहे हैं। कोई भी चीज रक्षा क्षेत्र में अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों के उपयोग के लिए, कोई चीज हमें बाहर से ना मंगानी पड़े, एक ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है ऐसा भारत बन जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा। जी। 2035-40 तक भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। अनिल भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं कई बार कहता हूँ जब हमारे चैनल पे कुछ जो मेहमान आते हैं, गेस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं और वो कुछ बात कहते हैं, तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि दिन में 24 घंटे में हम एक बात मानते हैं कि 24 घंटे में एक बार वो समय होता है जब आपकी जबान पर सरस्वती जी विराजमान होती है, और वो बात आप जो कहे वो हमेशा ज़िंदगी में सच होती है। तो मैं स्वामी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि 2040 में हम फिर से विश्व गुरु होंगे, सुपर पावर होंगे, इसी वक्त आपके सरस्वती जी का आशीर्वाद और ये बात सही भी निकले। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो सरकार ने इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर फोकस किया है, जिसमें अगले 6 साल में सरकार 64,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये बताएं स्वामी जी कि इसमें कितना ज़्यादा पैसा आयुर्वेद पर खर्च होना चाहिए, पतंजलि का क्या रोल हो सकता है इसमें? देखो, वैसे तो सरकार ने 2,32,000 करोड़ का हेल्थ का प्रोविजन किया बजट का, 137% ग्रोथ के साथ। दुर्भाग्य ये रहा कि ये देश का जो है ना, और अब इस बारे में मोदी जी को मैं विशेष रूप से इस बारे में पत्र भी लिखूंगा, और मोदी जी से खुद बात भी करूंगा। हमारे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात करूंगा। ज़्यादातर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एलोपैथी मंत्री बन करके रह जाते हैं। हमको एलोपैथी के गुलाम हैं, एलोपैथी की कंपनियों का कि हम कोई एजेंट हैं। माने हमारे देश का करीब 97% बजट एलोपैथी को चला जाता है। मैं मानता हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग और बाकी इमरजेंसी, ट्रोमा, इनमें एलोपैथी की जरूरत है। मैं आपके सामने बैठा हुआ, 99% बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, जो है लिवर सिरोसिस,
फैटी लीवर, कोलाइटिस और जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको मैं कहता हूँ 99% मैं दवा बंद करा करके, पहले उनकी एलोपैथी की दवा बंद कराता हूँ, आयुर्वेद पर शिफ्ट करता हूँ, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद कराता हूँ, नेचुरोपैथी पर शिफ्ट करता हूँ, नेचुरोपैथी से भी फिर उनको कहता हूँ लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक रखिए। तो यह सस्टेनेबल हेल्थ प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कम से कम 25% तो कर दो। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी के बराबरी का मांगता हूं तो मैं 50% कह दा। 25% बजट इस बात के ऊपर देश में खर्च होना चाहिए, कम से कम शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि हम योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, तमाम जो जिसको आयुष कहा जाता है, वह आयुष मंत्रालय को, मंत्रालय है तो उसको अब खुराक भी दीजिए और इसको, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए। और पूरे देश में आयुष हॉस्पिटल बनने चाहिए, जैसे एम्स बने ऐसे आयुष हॉस्पिटल बनने चाहिए हर जिले के अंदर। और उसके अंदर एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए हेल्थ की। और देखो सरकार को तो मैंने जैसे सजेशन दिया ही है, और हम अपनी तरफ से तो ये करने में लगे हुए हैं और बड़े रूप में आगे करने वाले हैं। अभी हमने लगभग अपने 5000 हमारे सेंटर्स हैं, आगे एक प्रांत में एक एक ऐसा बड़ा, जैसे आज आप यहाँ मेरे साथ देखें तो ये बहुत बड़ा एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, जिसको योगाग्राम और निरामय हम कहते हैं। यहाँ पर अभी 500 लोगों की फैसिलिटी है और अभी 2 महीने के अंदर 1000 लोगों की कुल फैसिलिटी हो जाएगी। यहाँ तो खैर ये बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता भारत के अंदर? इस तरह की अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये जो हेल्थ मिशन है, ये एक बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो पतंजलि की भागीदारी है, मैं तो हेल्थ से लेकर के इस देश के जीडीपी को बढ़ाने से लेकर के, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था और अभी उसको हमने पूरा एक परिष्कृत रूप दे दिया है। अभी 10-12 तारीख के बाद में आपके चैनल के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा कि हम रुचि सोया को भी दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वो फूड कंपनी बने। और ये जो पतंजलि आयुर्वेद है, ये फूड एंड कॉस्मेटिक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बने। वोकल फॉर लोकल, और लोकल को कैसे बनाना ग्लोबल, उसका पूरा हमारे पास एक विजन है। और इस बारे में अभी हम 4-5 बड़े कदम उठाने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के, इसके लिए तो बहुत बड़ा ऑयल, पाम से लेकर के, सनफ्लावर से लेकर के, सोया से लेकर के, सरसों से लेकर के, तिल और मूंगफली, नारियल, ये इन तेलों को पूरे देश में उनका प्रचार भी करना। तेल जो है सबसे अच्छा होता है नेचुरल ऑयल, जिसको आजकल जो है हमारे जो फूड इंडस्ट्री में बोला जाता है वर्जिन, उसके बाद में फिजिकल रिफाइंड, फिर तीसरे दर्जे पर आता है केमिकली रिफाइंड। और इन तीनों से भी ज़्यादा अच्छा होता है गाय का घी। और इस दिशा में हमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अभी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में लोग एनिमल बेस्ड और केमिकल बेस्ड जो है वो सारे जहरीली चीज़ें खा रहे थे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा, इसके लिए, और स्किन को जवान रखने के लिए कोलाजन, ये जो है हम अभी नेचर बेस्ड, प्लांट बेस्ड, ये हर्बल चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक। तो ये बहुत बड़ा आगे काम होने वाला है पतंजलि और ऋषि सोया की ओर से, जिसको अभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सारे काम मार्च तक मैं लॉन्च कर दूंगा। और आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पतंजलि और रुचि सोया, और आने वाले 10 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे पतंजलि और रुचि सोया मिलकर के। अभी 5 लाख लोगों को लगभग हम जी नौकरी प्रोवाइड करा रहे हैं, जी। और आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार, 5 लाख लोगों को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता देने का काम हम पतंजलि और रुचि सोया की ओर से करने वाले हैं। अब इसमें रुचि सोया की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, अनिल सिंह भी भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना, जो आप कह रहे हैं, आपके इरादे की देश की सबसे बड़ी, नहीं देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आप बनाने का इरादा रखते हैं फूड और ऑयल में, तो उसके लिए शुभकामनाएं भी हैं। स्वामी जी, जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो वैसे जो आपने पूरा दृश्य दिखाया जहाँ बैठकर आप ये शो कर रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी वाली जो आप जगह बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कभी मौका मिला तो एक बार ज़रूर आपके साथ आकर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में या फिर ऐसी किसी जगह पर आपका आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करना है। अब कोरोना काल भी जाने वाला है,
तो उसके लिए मैं ज़रूर उस दिन का इंतज़ार करूंगा कि आपका आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करूं किसी दिन। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल बजट पर आपसे और लेना चाहता हूं, वो ये कि जैसे सरकार भी कह रही है, वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये बड़ा ऐतिहासिक बजट है। कोई एक खास बात जो आपको लगे जिसकी वजह से आप मानेंगे कि ये बजट ऐतिहासिक था और इससे बढ़िया बजट कोई बना नहीं सकता? देखो अनिल भाई, आपको वैसे तो जल्दी आना है यहाँ मेरे पास, क्योंकि आप यहीं से आप जो है जी बिजनेस के जो अभी आपके इंटरव्यू हैं, जो भी आपके एनालिसिस हैं, वो आप यहीं से कर लेना। सारा क्या बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है और आप देखेंगे कि कैसे देश और दुनिया बदल रही है, जी। आप अपने आंखों से देख सकेंगे। जो सरकार के इस इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये बुनियादी जो ढांचा है विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें तभी कामयाब होगी जब इंसान स्वस्थ रहेगा। तो मैं ये एक वन लाइनर यदि बोलूँ, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हम्म। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, ये इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है। वो बुनियादी वो नींव वो डाल रहा है भारत के भविष्य की, जिससे कि ये भारत फिर से पूरे विश्व का आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व कर सके। हम दोबारा इंटरव्यू करें, आने वाले 10-15 साल में आप बूढ़े होने वाले नहीं, अनिल भाई जवानी रहने वाले हैं। WHO भारत में मैं देखना चाहता हूँ, WTO भारत में देखना चाहता हूँ, उसका हेड ऑफिस। मैं यूएन का हेड ऑफिस, अभी तो यूएन का स्थायी सदस्य तक मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं, मैं यूएन का हेड ऑफिस भी भारत में देखना चाहता हूं। मैं वर्ल्ड बैंक का, IMF का हेड ऑफिस भारत में देखना चाहता हूं। उस भारत की कल्पना मेरी है और ये कल्पना 2050 तक साकार होगी, ये अगली बात मैं कहना चाहता हूं। अरे एक वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के तमाम आज तक के MNCs ने इस देश को लूटा है। अब हम लूट खसोट नहीं बचाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ में जुल्म जाते हैं उसका बदला तो लेके दिखाना है और पूरी दुनिया को समृद्धि देनी है, लूट करके नहीं, पूरी दुनिया को लीड करके, उसको ये समझा करके आओ, सब अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ो, कोई किसी की अधीनता नहीं, कोई पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन नहीं, कोई इकोनॉमिकल कॉलोनाइजेशन नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई बौद्धिक साम्राज्यवाद नहीं, कोई आर्थिक राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साम्राज्य पूरी दुनिया में कायम हो। वेद की भाषा में इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। ये एक सोच है और ये साकार हो गया अनिल भाई बहुत जल्दी ही, और बहुत जल्दी 10-12 तारीख के बाद में आपसे दोबारा मिलूंगा और रुचि सोया और पतंजलि का जो बड़ा विजन है वो भी देश दुनिया के सामने रखूंगा जी। और हम किस तरह से अपने, अभी तक तो पतंजलि और रुचि सोया को, जो रुचि सोया के खाली 1% शेयर बाजार में, अब 10% से ज्यादा बहुत जल्दी ही हो सकता है, 25% तक हम रुचि सोया के भी शेयर लाने वाले हैं। और फिर आगे आपको ब्रेकिंग न्यूज तो 10-12 के बाद और दूंगा। अनिल भाई बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और उम्मीद करता हूँ जो सोच आपकी है, जो जिस तरह से भारतीय संस्कृति की सोच है और जिस तरह से भारतीयों की सोच है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम दुनिया पर राज करें लेकिन सबको साथ लेकर चले, आपकी इच्छा पूरी हो कि IMF और यूनाइटेड नेशंस ऐसे सारे बड़े हेडक्वार्टर्स हिंदुस्तान में और हम और आप देखें, और उसके बाद उस वक्त फिर से एक इंटरव्यू आपके साथ हो 2040-50, जब भी ईश्वर चाहे तब इसी किसी लोकेशन पर, जो कोई IMF की हो या यूनाइटेड नेशंस की और वो हिंदुस्तान की हो। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार हमारे लिए वक्त देने के लिए। 50 साल और रहने वाला हूँ अभी कम से कम। बिल्कुल, आप बहुत लंबी उम्र जिए, और हेल्थ के लिए तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सबकी हेल्थ ठीक करते हैं, आपको तो ऊपर वाले की हमेशा आशीर्वाद है, हेल्थ के मामले में तो कहना ही क्या। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो चलिए, ये थे स्वामी रामदेव, जो बजट के बाद सरकार की योजनाओं पर बातचीत करते हुए और अपना विश्लेषण और अपनी राय देते हुए।